जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर सेकंड लेक्चर ऑफ योर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बाय अहमद समाक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसका टॉपिक होगा चूजिंग प्रॉफिटेबल नीशेस इन एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, कि हम किस तरह प्रॉफिटेबल नीश और कैटेगरी को चूज़ करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में। इससे पहले आगे बढ़ने से हम ज़रा पहले लेक्चर का रिकैप ले लें, जिसके अंदर आपको याद होगा कि हमने पहले लेक्चर के अंदर क्या स्टडी किया था। और हमारे पहले लेक्चर का जो टॉपिक था वो था फंडामेंटल्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। हमने पहले लेक्चर के अंदर जो स्टडी किया था वो हमने एफिलिएट मार्केटिंग को समझा था कि एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस होता क्या है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सीखा था। और हमने उसको ये सीखा था कि उसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, किन किन प्रिंसिपल्स और किन किन चीज़ों के फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको चलाते हैं। उसके मार्केटिंग फ़नल्स और सेल्स फ़नल्स क्या हैं, वहाँ पे हम लोग किन किन प्लेटफॉर्म्स पे क्या मार्केटिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। और उसके बाद हमने उसकी बेसिक प्रोज को भी स्टडी किया था कि क्या क्या उसके फ़वाइद हैं, कि हम उसको क्या क्या उसके अंदर हमें किस चीज़ की इंडिपेंडेंसी मिलती है, हम लोग उसके अंदर क्या आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो हमारा लेक्चर था वो इसके ऊपर था। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉफिटेबल नीशेस को चूज़ करने के ऊपर है। आज हम इसको जो लेक्चर के अंदर हम जो स्टडी करेंगे और जो सीखेंगे वो होगा ये कि हम आज ढूंढेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिटेबल नीशेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाता है, क्या की पॉइंट्स होते हैं और किन किन चीज़ों को आप देखते हुए प्रॉफिटेबल नीशेस के अंदर उनको सेलेक्ट करके आप दूसरी चीज़ों के ऊपर तरजीह देते हैं, और कौन से कैटेगरी किस मार्केट और किस फ़नल को आपने किस तरह चलाना होता है। ठीक है, फ़नल का वर्ड अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा तो फ़नल मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़नल जो होता है वो एक ज़राए को कहते हैं, मीडियम को कहते हैं, जिसके ज़रिए कुछ भी, यानी कि फ़नल आप कह लें कि कोई भी ज़रिए जो सेल लाने के लिए यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग के जो आपका बिज़नेस मॉडल है ना, उसके अंदर फ़नल का वर्ड जो यूज़ होता है वो एक ज़रिए को कहते हैं, किस सेल फ़नल से सेल आई है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लें, अगर हमने फेसबुक मार्केटिंग से या फिर इंस्टाग्राम से अगर हमारी सेल है तो हमारा सेल्स फ़नल जो कहलाएगा वो फेसबुक या इंस्टाग्राम कहलाएगा। फ़नल ये अल्फाज है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अब ज़रा माइंड में रखनी है कि फ़नल्स का अल्फाज क्यों यूज़ होता है और इसका क्या मतलब है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग इनटू इट। अच्छा जी, पहले तो हम इसको थोड़ा सा वर्बली इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्पेसिफिकली चूजिंग प्रॉफिटेबल नीशेस को हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं। ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। चूजिंग प्रॉफिटेबल नीशेस इज़ अ क्रूशियल स्टेप in setting up a successful affiliate marketing business. A niche is a specific segment of a larger market that focuses on a particular audience or a product category. Selecting the right niche is essential because it determines the target audience you will be catering to and the products or services you will be promoting. Here an explanation of the process of choosing profitable niches by affiliate marketing. अच्छा जी, जैसा कि इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आप थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा दूं। प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करना बहुत ही क्रूशल और बहुत ही अहम, जिसे कहते हैं ना, एक रोल प्ले करता है एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस के ऊपर। देखिए, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी कौन सी नीश प्रोडक्ट कैटेगरी, आपने जो भी चीज़ बेचनी है वो किस डिपार्टमेंट या किस कैटेगरी की है, आपको यही नहीं पता होगा वो क्या प्रॉफिट देती है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो बिजनेस ही नहीं आपका उसके ऊपर स्टेबल करेगा। बिकॉज आपकी मेन, जिसे कहते हैं ना, बेस और फाउंडेशन ही आपकी प्रॉफिटेबल नीश पे होगा। बिकॉज हर कोई बंदा बिजनेस ही इसलिए कर रहा होता है कि उसको बिजनेस से प्रॉफिट आए। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इसलिए हिट करती है बिकॉज हमारा सारी चीज़ें ही इसके ऊपर बेस कर रही होती हैं, सारी स्टैंड अलोन कर रही होती हैं। अगर तो हमारी नीश प्रॉफिटेबल नहीं होगी, हमें प्रॉफिट नहीं दे रही होगी और जिसके लिए हम बेच रहे होंगे उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे होंगे, तो वो हमें भी प्रॉफिट नहीं कमा के देगी। ठीक है, नीश एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, एक स्पेसिफिक, इसे कहते हैं ना, एक वो कह लें, अगर मैं आपको उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, कैटेगरी होती है, एक स्पेसिफिक, जिसके एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, या एक वो प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक नीश अगर मैं आपको बताऊं, होम एंड किचन एक नीश है जिसके अंदर सारी घर की और किचन से ज़रूरियात की चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी सब
होम एंड किचन के अंदर आपकी सफाई की चीज़ें भी आ जाती हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, आपकी क्लिनरी भी आ जाती है, आपकी कटलरी भी आ जाती है, आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर हिट कर जाती हैं। अब पेट सप्लाईज एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके जानवरों से रिलेटेड उनका डॉग फूड, पेट टॉयज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फॉल करती हैं। सो स्पेसिफिकली ये चीज़ जो है वो कैटेगरी कहलाएगी, एक नीश कहलाएगी। अच्छा, राइट नीश चूज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप उस प्रोडक्ट की केटरिंग कर रहे होंगे, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे होंगे अपनी एफर्ट देके, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी नीश तो आपकी एफर्ट भी ज़ाया हो सकती है, और अगर उसकी डेडिकेटेड ऑडियंस उस पर हिट ना कर रही हो तो वो आपके लिए भी टाइम ऑफ वेस्ट हो सकता है। जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज एक ऐसी कैटेगरी को हिट करते हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि अगर हम लोग इसके ऊपर आएँ तो जो हमारी कैटेगरी होगी वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है, एग्जांपल ले लें अगर हम लोग, तो वो एक होम एंड किचन की निश ले लेते हैं, और होम एंड किच को भी अगर हम थोड़ा और नैरो डाउन कर लें तो हम लोग आ जाते हैं डमेस्कस, जो कि हमारा मेन स्पेसिफिकली एक वो होगी फिलेट मार्केटिंग निश जिसको हमने स्पेसिफिकली मार्केट करके यूज़ करना है। अब डमेस्कस हो गए हमारी इस तरह की फैंसी आइटम्स हो गई, या हमारी जिसे आप कह सकते हैं ना डिगर्स हो गए, नाइफ्स हो गई, जो कि स्पेसिफिकली यूज़ की जाएंगी हम लोगों की मार्केट के अंदर। अब उसकी जो मार्केट है वो बड़ी ही जिसे कहते हैं ना डेडिकेटेड और बड़ी फास्ट ऑडियंस है जो हमने हिट करनी है। अब हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होगी, एंड उसकी वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली जिसे कहते हैं ना अमेज्ड ऑडियंस है। अमेज्ड मतलब यानी कि बहुत बड़ा उसका टारगेटेड ऑडियंस का सर्कल है, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। दूसरी अगर आपको मैं किसी इस तरह की अगर कैटेगरी के ऊपर बात करूं तो वो आपकी कैटेगरी आ जाती है सप्लीमेंट्स के ऊपर। सप्लीमेंट्स आपके जो बॉडी सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपका बॉडी गेनर, मैस गेनर, ये भी एक बहुत अच्छी नीश है। तो ये एक स्पेसिफिकली आपकी ऑडियंस आ जाती है। अगर आप इसकी प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे तो आपको उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट ढूंढने को मिल सकता है। जस्ट गिविंग यू अ सेट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आप इसके अंदर कोई प्रॉफिटेबल नीश नहीं चुनते, आप उसको नहीं सिलेक्ट करते, आप उसको नहीं चूज़ करेंगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा कॉन्स ये आ सकते हैं कि आपकी काफ़ी घंटों की मेहनत ज़ाया हो सकती है, ठीक है। मेहनत इस तरह ज़ाया हो सकती है, एग्जांपल ले लें, अब ऐसा एक मार्केट के अंदर फ़ोन है जिसका कोई कस्टमर में ऑडियंस ही नहीं है। आप जैसे कि आप यूएस के अंदर आप एक क्या करते हैं, आप आईफोन 7 के कवर की मार्केटिंग स्टार्ट करते थे, जबकि आईफोन 7 एक आउटडेटेड फ़ोन है, उसका कोई कवर भी नहीं खरीदता, उसकी कोई एसेसरीज को भी नहीं यूज़ करता। इट्स मीन लाइक 6 to 7 ईयर ओल्ड डिवाइस जिसकी अब कोई कस्टमर ऑडियंस है नहीं, और आप उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल नीश। इस तरह की नीश के अंदर जाना एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। अभी हम बाकी जाके इसकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग और इसके ज़रा चीज़ों को ब्रीफली ज़रा स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन रोल्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, और क्या क्या चीज़ों को आपने देख के चलना होता है। अच्छा जी, रिसर्च एंड इंटरेस्ट जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसर्च के अलावा आप कर ही नहीं सकते। जब तक आपको किसी चीज़ की रिसर्च और उसके बारे में नॉलेज बेस नहीं होगी, आप उसको स्टार्ट कर देंगे बेचना तो वो एक बहुत बड़ा डाउन साइड होगा, ठीक है। और ये जो आपका स्पेसिफिकली टॉपिक है ये हमारे लिए तो हमारी तरफ से तो आपको एक प्रीमियम एज मिल ही रहा है कि आपको एक नीश भी डेडिकेटेड मिल रही है, एफिलिएट प्रोग्राम भी डेडिकेटेड मिल रहा है, सारा कुछ आपको इस प्रीमियम प्रोग्राम के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिकॉज कोर्स फ्री, और मेनली आपको जो आपने सब्सक्राइब किया और जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने पे किया, दैट इज़ स्पेसिफिकली एग्जैक्टली फॉर योर अफिलिएट प्रीमियम प्रोग्राम मेंबरशिप, जिसको आप लोग अवेल करेंगे, जो हर बंदे को ईजिली अवेल नहीं होती पाकिस्तान में। अच्छा जी, इसके अंदर ये होता है कि आप कोई भी नीश हो और उसको लेट्स सपोज मैं आपको एक जेनेरिक वे में बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारी तरफ से निश नहीं मिली, बिकॉज हमारी तो मार्केटिंग और रिसर्च की टीम ने पूरा मार्केट करके और रिसर्च करके आपको वो एक निश निकाल के दी हुई है। लेकिन फॉर जनरली अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करने लगेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को आप एफिलिएट के अंदर मार्केट करने जाएंगे, तो उसके लिए रिसर्च और इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। रिसर्च और इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट हमेशा कंज्यूमर का देखना है। आपने जब भी कोई चीज़ का रिसर्च करनी है, आपने एक चीज़ को लाजमी इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को देखना है। जब तक हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तो आपकी चीज़ हमेशा नहीं मार्केट हो पाएगी। आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कंज्यूमर हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों की राय होती है जिसको आप हमेशा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने नज़रिया देखना है कि वो क्या है उस प्रोडक्ट का, उसकी क्या डेप्थ है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। सो यू हैव टू डील विद दैट थिंग ऑल्सो। अच्छा, but start by researching various niches that interest your
or align with your expertise. Passion and interest in the niche will keep you motivated and engaged throughout the process. Make a list of potential niches that are you generally interested in exploring. अच्छा जी, niche हमेशा आपने अपना इंटरेस्ट और अपनी एक्सपर्टाइज, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका इंटरेस्ट और आपकी एक्सपर्टाइज ये होगी कि जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप जब भी अपना एक कोई मीडियम बनाते हैं, एक फनल बनाते हैं, एक सेल्स चैनल बनाते हैं, आइदर वो आपका फेसबुक पेज हो गया, आइदर वो इंस्टाग्राम पेज हो गया, आपका टिकटॉक अकाउंट होगा, कोई भी आप बनाते हो तो आप वो एक नीश बेस बनाते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप मीम पेज के ऊपर कभी भी अपनी गाड़ियों का जो है प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका पेज कोई गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तभी आप गाड़ियों की प्रोडक्ट्स को अफिलिएट उस पर लगा सकते हैं, बिकॉज आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस उसके ऊपर आ रही है। अब एक्सपर्टाइज का भी यही मतलब आ जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का और वर्डिंग यूज़ करने का मतलब यह है कि आपने जिस नीश के अंदर अपना पेज और अपनी ट्रैफिक को अलाइन किया हुआ है तो आपने उसी नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देना है। बिकॉज अगर आपने एक नीश से रिलेटेड बनाया है प्रोडक्ट या पेज, आपने जो भी बनाया है, यू ऑलरेडी न्यू वे मच अबाउट दैट नीश, तो फिर आप उसके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और आप उसको और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मोटिवेट होकर आप उसके अंदर रिसर्च करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई बंदा है उसको क्लोथिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, मैन वेयर क्लोथिंग या वुमेन वेयर क्लोथिंग के ऊपर उसका इंटरेस्ट डेवलप्ड है, और वो करता ये है कि जी आपकी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और उस नीश से रिलेटेड अफिलिएट के प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देता है। अब अगर एक बंदे ने उससे रिलेटेड हम पेज बनाया, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थली समझता है, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट है, उसका उस चीज़ के ऊपर एक अच्छी ग्रिप है, तो वो उसके ऊपर जब रिसर्च करेगा तो इट्स मीन कि वो उसके ऊपर एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढ के लेकर आएगा, बिकॉज वो आपको भी इसके अंदर बड़ा ज़्यादा फोकस रखेगी कि यार ये मेरी पसंदीदा नीश है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आ सकूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, किसी भी किस्म का इंटरेस्ट ना लेंगे, तो वो चीज़ आपको बोरिंग लगने लग जाएगी और आप उसके अंदर जब उसकी अप टू द मार्क एफर्ट्स भी नहीं देंगे तो आपको उसके आउटकम्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अब आपने जिस भी कैटेगरी के अंदर रिसर्च करनी है, आपने काफ़ी ज़्यादा एक लिस्ट बना लेनी है उसकी नीशेस की या ड्रॉप डाउन नीशेस की, या उसकी आपने और नैरो डाउन कैटेगरीज की आपने लिस्ट बना लेनी है, जिसको फिर आपने फाइनलाइज करना है कि ये जो प्रोडक्ट होगा इस निश में से आपने उसको अपना अफिलिएट के अंदर ऐड करना है या नहीं करना। अच्छा जी, अगली चीज़ आ जाती है आपकी डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा जी, डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का आपका फ़ायदा ही ज़ाया हो जाएगा। डिमांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक कोई कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, मार्केट में उसकी नीड ही नहीं होगी, आपको 2 करोड़ का भी प्रॉफिट आ जाए, आपको जितना भी फ़ायदा हो जाए, जब मार्केट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना वो प्रोडक्ट, तो फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हमेशा पैरेलल चलते हैं, डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एनालाइज द डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच लाइन. Look for the niches that have sufficient number of potential customer or the target audience that is actively seeking for solution or product within the niche. Tools like Google Trend, Keyword Search Tool and Market Research Reports can help you to identify niches with high demand. अच्छा जी, ये बड़ी अब इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा आप थोड़ा सा इसके ऊपर सारी गौर कीजिएगा कि जब भी आपने एनालाइज करके निकालनी है ना नीश, वो इस तरह निकालनी है कि आपने उसकी डिमांड को भी देखना है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना है। दोनों चीज़ों को आपने देखना है और उसके बाद आपने क्या देखना है कि एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपने जैसे कि हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक वुमेन क्लोथिंग और मेन क्लोथिंग के ऊपर अगर हम लोगों ने स्टडी करना है ना, तो आपने अब उसके अंदर भी नैरो डाउन कर लेना है कि आपने वेस्टर्न वेयर को निकालना है, आपने ईस्टर्न वेयर को निकालना है, आपने जिसको भी निकालना है, आपने ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि उसके एक अच्छी अमाउंट के कस्टमर हों और उसकी एक ऑडियंस हो जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो उसके बारे उस प्रोडक्ट को ढूंढ रही हो। एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपको एक तो ये भी ढूंढना है कि उसके जो पोटेंशियल है जो कस्टमर्स का वो भी हो और उसकी नीड भी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने अब ये नोट करनी है वो उसकी लोकेशन मैटर करती है। अब आप किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर अगर आप किसी वेस्टर्न वेयर को अगर आप प्रमोट करेंगे तो वो इतना एफिशिएंटली जो है ना उसकी डिमांड और उसकी नीड को नहीं देखा जाएगा, लोग उसको इतनी जल्दी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप वेस्टर्न वेयर को किसी बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर करेंगे, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ की कंट्रीज़ के अंदर अगर उसको मार्केट करेंगे, वहाँ पर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा, वहाँ पे लोग उसको खरीदेंगे भी। तो आपने देखिए नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने बिल्कुल देखने हैं, आपने पोटेंशियल भी देखना है, आपने उसका मार्केट गैप को भी स्टडी करना है, लेकिन उसकी लोकेशन को ज़रूर देख लेना है कि वो किस लोकेशन के अंदर आप उसको जाके मार्केट करने जाएंगे, क्योंकि मार्केट करने के लिए लोकेशन मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब तक डिमांड ही वहाँ पे आपकी देखी जाएगी कि कहाँ पे डिमांड उसकी ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, वो चीज़ों को आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो मैं कहता हूँ वो ये है आपका गूगल ट्रेंड। ये गूगल ट्रेंड आपका बहुत ही पावरफुल किस्म का की आपका जो है वो आपका वो कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाके फिर आपने गूगल ट्रेंड्स को सर्च करना है। गूगल ट्रेंड को सर्च कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस पर जाके मार्केट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद उस कीवर्ड को या उस कैटेगरी को, वो उसके अंदर ही आपको ऑप्शंस दिख जाएंगी, आपने उसको स्टडी करना शुरू कर देना है, ठीक है। और किस तरह वो वर्क करेगा वो भी इसको भी हम आपको बता देंगे कि वो बड़ा एक आसान वर्ड है, उसके अंदर आपको साफ बता देगा कि इस जगह पे इस वर्ड के इतने ज़्यादा कीवर्ड्स को सर्च किया गया है, ठीक है। वो रिपोर्ट पूरी आपके सामने आ जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा रीचेज़ हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं इसके अंदर, आपको रिसर्च भी मिल गया, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, ये एक सारा आपको पता लग गया कि जी हम लोगों ने डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे देखना है। अगला टॉपिक हमारा जी, आपने एक चीज़ को ज़रा जोर रखना है, वो है कंपटीशन एनालिसिस। Assess the level of competition in each niche. High competition may it difficult for a newcomer to break through, especially with a solid marketing strategy. Look for the niches where competition is moderate to low and giving you a better chance to establish yourself as an authority. अच्छा जी, ये एक बड़ी कमाल चीज़ है। आपने जब भी किसी निश के अंदर जाना है, जैसे कि पिछली निश में हमने बात की ना वुमेन वेयर की, अब वो इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड निश है कि हर बंदा उसके अंदर एक्सपर्टीज़ और एक पुराना प्लेयर बैठा हुआ है। बिकॉज आप लोग एज अ बिगिनर और एज अ न्यू एंट्रेंट होंगे, कोशिश आपने ये करनी है, आपने लेस कम्पेटिटिव निश में जाना है। ज़रूरी है ये कि आप लोग अपना इंटरेस्ट लेवल उस जगह पे डेवलप करें जहाँ पे कंपटीशन लो हो। बिकॉज जब आपका लो कंपटीशन के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट और आपको मुश्किलात का सामना नहीं होगा। हाई कंपेटिटिव नीश के अंदर आपकी जितनी मर्जी रिसर्च हो, आपका जितना मर्जी आपका उसके अंदर डाटा पे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर उसका कंपटीशन हाई है तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत लो हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लेयर पहले के बैठे हुए 3, 4, 5 साल से उसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपनी फनल्स के ऊपर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यू एंट्रेंट कि वो उनको आगे कंपटीशन दे के उनसे सेल चुरा ले। क्या मतलब, एग्जांपल दे देता हूँ। अब एक एग्जांपल है कि एक यूट्यूब चैनल है, उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक यूट्यूब चैनल जिसके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब 4 मिलियन वाले का 1000 सब्सक्राइबर वाले से कभी भी कंपटीशन नहीं हो सकता। वो कभी भी 4 मिलियन वाले से ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला सकता अगर दोनों का एक ही कैटेगरी के ऊपर चैनल बना हुआ है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दोनों का चैनल जो है वो बना हुआ है मोबाइल टेक के ऊपर, मोबाइल रिव्यूज़ के ऊपर, जो 4 मिलियन व्यूज़ वाला चैनल होगा वो ऑब्वियस ही बात है उसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी, उसका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बिल्ड हुआ होगा, उसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1000 व्यूवरशिप वाले का जिसका 1000 सब्सक्राइबर होंगे। तो इसका हल ये है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है, मसला कोई नहीं है, आप चैनल ही उस कैटेगरी के ऊपर बनाओ जिसके ऊपर पहले से कोई बड़ा प्लेयर बैठे ना हो, आप ही सबसे बड़े प्लेयर हो, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब जैसे कि आपने देखा कि वुमेन वेयर या मेन क्लॉथिंग के ऊपर बहुत कंपटीशन है, बट जो हमने आपको कैटेगरी जैसे कि दी हुई है अपना कस्टमाइज आपकी नाइफ्स, डिगर्स, डेमास्कस, अब वो इतनी लो कंपेटिटिव किस्म की मार्केट है कि इस वक्त उसके अंदर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, और इतनी हाईली प्रॉफिट है कि आप उसको अच्छे से मार्केट करो, आपकी प्रोडक्ट बूम करेगी ही करेगी, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश ये करना है कि अपनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रखनी है। क्लोजिंग टिप्स अभी आपको आगे जाके इस लेक्चर के अंदर और भी देंगे कि किस तरह आपने कस्टमर को अपील कर रहे हैं अपनी पोस्ट के जरिए, किस तरह आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती रहेंगी। बट ऑलवेज लुक फॉर अ लो कंपेटिटिव नीश। इट्स अ वेरी मैंडेटरी थिंग टू गो फॉर द लो कंपेटिटिव नीश, क्योंकि लो कंपेटिटिव नीश अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर जिसे कहते हैं एफर्ट को पुट करना पड़ेगा, आपको सर्वाइवल आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा और आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर आप उसमें रिटेन नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलात का सामना बन सकता है। अच्छा जी, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कमीशन रेट्स एंड अर्निंग्स।
Consider the commission rate offered by the affiliate program which within the each niche. Higher commission rate can be significantly impact your earning. Compare the most potential earning across the different niche to find the most lucrative options. अच्छा जी, हमारा जो है वो प्रोग्राम एक अफिलिएट मार्केटिंग है जो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रही है, उसके अंदर तो आपको काफ़ी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर आपको एज एक अच्छी होगी कि आप उसको अपनी मर्जी और अपनी सेल्स ड्राइव जो आप लेकर आएंगे उसके हिसाब से आप कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बेसिक मार्केट के अंदर जो कंसेप्ट चल रहा होता है वो एक परसेंटेज के साथ चल रहा होता है, तो आपको मल्टीपल, आपने जब ये अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर साइन अप करना होगा बाहर के लिए, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देख लेनी होगी कि उसके अंदर आपको क्या परसेंटेज ऑफर की जा रही है हर नीश के लिहाज से, हर प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका होगा कमीशन रेट वो आपकी अर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपने उस चीज़ों को देख लेना है और उसको देख लेने के बाद, ठीक है, आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो आप उसको मार्केट करेंगे आपको उसके अंदर कितने परसेंट की अर्निंग्स आ रही हैं, बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगी अक्रॉस द इंटरनेट। तो आपने वही चीज़ ऑप्शन चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको मार्केट का कंपटीशन लो मिले और प्रॉफिट ज़्यादा मिले और जिसको आप इजीली सस्टेन करके अपने चैनल के ऊपर लेके चल सके। आपने उसी चीज़ को हमेशा प्रेफरेंस में रखना है। ये नहीं आपने देख लेना कि यार ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर कमीशन 55 to 60% है, $150 की प्रोडक्ट है, अगर इसको मैं सेल करूंगा तो मुझे $70 से $80 का प्रॉफिट मिल जाएगा, बट पता चले इन द बैक एंड या तो उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी, डिमांड होगी तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि आपका सर्वाइवल और आपकी मार्केटिंग का टाइम वेस्ट हो सकता है। इन चीज़ों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एवरग्रीन वर्सेस ट्रेंडिंग निशेस। अच्छा, एवरग्रीन और ट्रेंडिंग निशेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बंदा इसके अंदर काफ़ी हद तक रह जाता है, इसको सीखना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरग्रीन का मतलब ये होता है जो सदाबहार आपकी एक प्रोडक्ट चलती है, जिसकी हर टाइम ही नीड होती है। एवरग्रीन में आ जाता आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी ग्रोसरी आइटम्स आ जाती हैं। ग्रोसरी आइटम्स के बाद जिनका सदाबहार जिसे कहते हैं ना 12 के 12 महीनों में इसका यूजेज रहता है। और एवरग्रीन को अगर आसान अल्फाजों में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये आपकी डेली रनिंग की आइटम्स में भी कह सकते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होना, उन्हें आप एवरग्रीन आइटम्स कह सकते हैं। ट्रेंडिंग निशेस ये होते हैं जो एक वक्ती टाइम के लिए ट्रेंड पे आती है और उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में चली जाती है। ट्रेंडिंग निशेस की सबसे बड़ी एग्जांपल आज सबकी हम सबकी जो हिस्ट्री में गई है वो एक फिजेट स्पिनर था। फिजेट स्पिनर आया, बहुत ही हाईली इन डिमांड और ट्रेंड पे गया था वो प्रोडक्ट, और जब वो आया था तो लोगों ने एफिलिएट प्रोग्राम से और उसको वैसे भी मार्केट में बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। ट्रेंडिंग निश थी, उसका ट्रेंड चला गया। ट्रेंडिंग निश का हर एक लिमिटेड टाइम स्पैम होता है जिसमें वो एक बहुत ज़्यादा सेल्स उठा लेती है, उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है तो वो प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट से वैनिश कर जाती है। बट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का भी बहुत अपनी जगह प्रोज एंड कॉन्स है, एवरग्रीन का भी है, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जितने कम स्पैम के अंदर आपको जितना ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है ना, वो मेरे ख्याल से 12 महीनों की एवरग्रीन प्रोडक्ट भी उतना प्रॉफिट नहीं दे पाती होगी जो 2-3 महीनों की एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे देती है। Decide whether you want to focus on evergreen niches or trending niches. Evergreen niches have the consistent demand over time, health, finance or relationships, while trending niches may offer to rapid growth but fade away quickly. जो बात मैंने अभी आप लोगों को समझाई। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ज़रा सीख लें। अफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबिलिटी। अफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबिलिटी होना भी बहुत बड़ी एक चीज़ों में से आ जाता है, की पॉइंट। अब आपको सबसे मज़े की एक चीज़ बताऊं जो अब आप लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर ली है, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोग्राम है आप लोगों की सबकी बड़ी एज ये है कि आप इसके अंदर ऑलरेडी इस प्रीमियम अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर अवेल्ड हैं। आप किसी इंटरनेशनल या किसी नॉर्मल किस्म के अफिलिएट प्रोग्राम को आप लॉग इन करने की कोशिश करें, इसमें साइन अप करने की कोशिश करें, तो उसके अंदर बहुत बड़ी वेट लिस्ट होती है, उसके अंदर बहुत बड़ी आपकी वेटिंग लिस्ट होती है। और वेटिंग लिस्ट का आप टाइम लेते हैं कि उसके अंदर आपको अवेलेबल आपको वो स्लॉट करते हैं या नहीं करते, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं। इवन दो एवरीवन हैज़ टू पे फॉर इट। बाहर के ये मतलब नहीं है कि भाई जो करेगा वो ही उसी को मिलेगा आपको अफिलिएट प्रोग्राम की मेंबरशिप। पे सब करते हैं, लेकिन उसकी एक वेट लिस्ट होती है जिसके अंदर आप उसके बाद आपको वेट लिस्ट के बाद आपका एक नंबर आता है, तो फिर आप उसके अंदर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, चेक इफ देयर reputable affiliate program are available within the niche. Look for well established affiliate program for the track record of timely payments of fair policies. अच्छा, fair policies और इसके अंदर पेमेंट का भी बड़ा इश्यूज आता है affiliate प्रोग्राम के अंदर, और उनकी रिकॉग्नाइज भी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज़रा से उनकी बहुत ज़्यादा ना
उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप उसको ना इतनी जल्दी कूप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, बट यू हैव टू कूप अप फॉर योर बेटर सस्टेनेबल अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। बहुत ज़रूरी होता है उसको सस्टेन रखना। अलाइन विद योर ऑडियंस, अलाइनमेंट विद योर ऑडियंस, सॉरी, अच्छा, अलाइनमेंट विद योर ऑडियंस, अलाइनमेंट विद योर ऑडियंस मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, अभी मैं फिर वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी आपका पेज होगा, जो आपका चैनल होगा, वो आपकी ऑडियंस की नीड और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। क्यों? अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपनी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए उस पेज पे लिस्ट करनी है, सो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, दैट इज़ कि अगर आप कोई भी पेज चला रहे हैं तो वो उसी नीश से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी उसी नीश से रिलेटेड होगी। फिर आप उसके ऊपर कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट लगाएंगे, देन यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज उस ऑडियंस की डेडिकेटेड नीड ही वो एक कैटेगरी है। अगर कोई आपकी ऑडियंस गाड़ियों की प्रोडक्ट और गाड़ियों की तस्वीरों और गाड़ियों से रिलेटेड है, तो अगर आप गाड़ियों के प्रोडक्ट लगाएंगे, सो देयर आर 80 to 90% ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपकी कस्टमर ऑडियंस उसी में से कस्टमर बन के कन्वर्जन आपको देगी, बिकॉज उन्होंने अगर आपके चैनल को फॉलो किया हुआ है या आपके पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है, इट्स एन ऑब्वियस मीन दैट दे आर टोटली इंगेज विद योर पेज, और वो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप रखते हैं, तभी वो आपके साथ इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ को रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर योर टारगेट ऑडियंस एंड देयर प्रेफरेंसेस, द नीश यू चूज शुड रेजोनेट विद योर ऑडियंस इंटरेस्ट एंड नीड्स। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस विल हेल्प यू क्रिएट कंटेंट एंड प्रमोशन दैट अपील टू देम। देखें, वही वाली बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपकी ऑडियंस को आपको उनकी ट्रेंड से समझ जाना चाहिए कि आपने एकदम से ये पोस्ट डाली, इस पोस्ट की ये रीच आई है, उस पोस्ट की ये रीच नहीं आई। ये चीज़ों को समझना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट भी डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे रीच नहीं आ रही, कस्टमर की कन्वर्जन नहीं, वो इसलिए नहीं आ रही कि आपको कस्टमर की नीड को समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आपसे चाह क्या रहा है। जो बात मैंने आपको पहले बोला था कि आपने वो चीज़ मार्केट नहीं करनी जो आप चाह रहे हैं, आपने हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यार कंज्यूमर क्या चाह रहा है आपसे। प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, अच्छा, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी ये होता है कि आपके पास हमेशा ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, उसमें से आपने एवेल्यूएट करके जो नीश को निकालना है, नैरो डाउन करना है, तो फिर आपने उसको अपने चैनल्स के ऊपर लिस्ट करना है या आपने उनको मार्केट करना है। कैसे? मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोग होम एंड किचन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपने उसके अंदर मल्टीपल डाइवर्सिफाई रखना है, चीज़ों को डाइवर्सिफाई इस तरह रखना है कि आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को भी रख लें, आप अपनी कटलरी को भी रख लें, उसके बाद आपकी क्लीनिंग सप्लाईज़ के अलावा आप अपनी जिसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स भी आ जाती हैं, मल्टीपल यूजेज आ सकती हैं। आपने उनको कम, जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आ जाती हैं। आपने उन सारी चीज़ों को ना डाइवर्सिफाई रख के उसके अंदर यूज़ करना है। फिर आपने देखना है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ का क्या ट्रेंड जा रहा है और उसकी क्या नीड जा रही है। Evaluate the variety of products or services available within the niche. Having multiple products to promote can provide more opportunities for earning and reduce the risk of ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, ये चीज़ आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपने कभी भी सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल नीश के ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर आपने एक नीश बेस पेज बना ही लिया, नीश तो आपकी एक रहनी चाहिए, लेकिन उस नीश के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नीश अगर सेलेक्ट कर लिया ना कि आपने होम एंड किचन पर रहना है, तो आपने इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस को भी देखना है, आपने क्लीनिंग सप्लाईज को भी देखना है, आपने कटलरी को भी हिट करना है, बिकॉज हर चीज़ की ना कुछ 3 ब्रांचेस होती हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एक आपका जो स्टोर होता है या आपका एफिलिएट पेज होता है या वेबसाइट होती है, कोई भी होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, विच इज़ कि एक आपकी कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं आप स्टार ऑफ द शो, एक आप कहते हैं जिसे डॉग एंड बफलोस, और एक आप कहते हैं फील्ड आइटम। स्टार ऑफ द शो वो होती है जो आपके स्टोर या आपके पेज या आपके एफिलिएट प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा 80% मेजोरिटी सेल्स ला रही होती है। ठीक है, इसे स्टार आइटम ऑफ द शो कहते हैं या स्टार आइटम ऑफ द स्टोर कह देते हैं, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कमीशन आ रहा होता है, यानी कि वो एक अकेली प्रोडक्ट या वो कैटेगरी इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमा के दे रही होती है कि वो आपकी बाकी सारी कैटेगरीज के लॉसेस को रिकवर कर देती है। डॉग्स एंड बफलोज ऑफ द स्टोर, डॉग्स एंड बफलोज इस तरह हो जाता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट है वो बस रनिंग में थोड़ी थोड़ी बिक रही हैं, अपना वो खर्चा भी खुद ही उठा रही हैं और अपना लॉस को भी रिकवर कर रही हैं, बट दे आर गोइंग अराउंड, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक द नीश जा रही हैं, ब्रेक द बेल्ट पे जा रही हैं, ब्रेक इवन के ऊपर वो प्रोडक्ट्स सर्वाइवल पे चल रही हैं। सो उसको हम कहेंगे डॉग्स एंड बफलोज, क्योंकि वो एक अपना स्टोर के ऊपर अपना खर्चा खुद ही उठा रही हैं और अपने रनिंग को भी कर रही हैं, बट वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही हैं।
फेल्ड आइटम वो हो जाती है जिसके ऊपर आप लोग मार्केटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चलती ही नहीं है। तो होता ये है कि ये 3 कैटेगरीज में होता है, ये कि जो स्टार आइटम ऑफ द शो होती है वो फिर आपकी फेल्ड आइटम्स का भी खर्चा उठा लेती है, वो इतना प्रॉफिट दे रही है कि आपके वहाँ से भी लॉस रिकवर हो जाते हैं और आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। इस तरह घूम के एक आपका अफिलिएट एक नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर्स रन करता है। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। अच्छा, लीगल और एथिकल कंसिडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने कोई भी एज अ हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बेचना। उस प्रोडक्ट को आप जिस भी मार्केट या किस भी रीजन में सेल कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई सेलिंग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि एल्कलाइन बैटरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाती हैं, एसिडिक प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, शार्प आइटम्स हो जाती हैं, वेपन्स हो जाते हैं और अडल्ट्री की प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। बहुत सी रीजन में वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो आपने मार्केट करने से पहले देख लेना कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से उठा के आप अपने जिस भी मार्केटेड ऑडियंस के ऊपर बेचोगे तो वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो उसे आपका अफिलिएट प्रोग्राम जो है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज भी हो सकता है। और उसके अंदर एक और सबसे बड़ा मसला ये आ सकता है कि आपके अकाउंट और चैनल्स को भी बैन किया जाता है जिस जगह पे आप मार्केट कर रहे होते हैं, वो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए एक लॉस का जरिया हो जाएगा। Ensure that the niche should you choose align with the legal or ethical guidelines, avoid promoting product or service that are questionable or may harm consumer। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनजर रख लेना है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी वही वाली बात होगी कि आप ट्रेंडिंग नीश के अंदर चले गए हैं या एवरग्रीन प्रोडक्ट में चले गए हैं। अब एवरग्रीन और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के अंदर भी ये चीज़ आ जाता है कि जो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं वो ये ना हो कि एक आध दिन चले और वो खत्म हो जाए, उसकी एक एज स्पैम का एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर होता है जिसको आप चलाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी कि आपकी जो भी आइटम हो ना, आपको बार बार मार्केट करने की जरूरत ना, आप एक दफ़ा उसका मार्केटिंग प्रोग्राम चला लें, आप उसको डेली मार्केट कर रहे हैं, आप उसकी रैंकिंग कर रहे हैं, आप उसकी एसईओ कर रहे हैं, आप उसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसको कर रहे हैं और वो एक लॉन्ग टर्म पे चली जा रही है, उसकी मार्केट में लॉन्ग टर्म पे डिमांड है, जैसे कि एक एवरग्रीन प्रोडक्ट की होती है जो कि हर वक्त चलती रहती है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को ना बार बार नई रिसर्च और हंटिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग करते रहें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई से नई प्रोडक्ट्स के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ढूंढ लेंगे तो वो आपका काफ़ी हद तक टाइम भी बचा लेती है। फाइनली असेस द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द niche। विल द niche कंटिन्यू टू बी रेवेलेंट इन डिमांड इन द फ्यूचर? अवॉइड द niches दैट आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म फेड्स और ट्रेंड दैट मे डाई आउट क्विकली। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रख लेना है। अच्छा जी, इन द एंड ऑफ द इसके ऊपर हम लोग ये बात करेंगे, बाय केयरफुली रिसर्चिंग एंड इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल niches बेस्ड ऑन द फैक्टर mentioned above, you can make an informed decision and choose a profitable niche, affiliate niche that align with your interest, targeted audience and the business goals। अच्छा जी, आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद आपने जो अपनी नीश को मैंने आपको ऊपर जो सारी एक्सप्लेन की है, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें ताकि एक आपको प्रॉफिटेबल नीश मिल जाए, ठीक है। और आपने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी उस हिसाब से डेवलप करना है। जो पेजेस और इंस्टाग्राम के पेजेस जो आप अपने सेल्स फनल को बनाएंगे उसकी टारगेटेड ऑडियंस भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, और आपका जो बिजनेस का एंड गोल होगा जो एक आपने अच्छा प्रॉफिट बनाना है वो उसी के सर्कल के अंदर सर्कुलेट करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज को चीज़ों को हमने कुछ जैसे कि डिस्कस किया, गूगल ट्रेंड्स हो गए, बाकी चीज़ें होगी, उनको हम आगे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि आपने गूगल ट्रेंड्स को किस तरह यूज़ करना है, वो भी आपको सारा बताया जाएगा। अभी आपका ज़रा थियोरेटिकल वर्क आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराया जा रहा है, प्रैक्टिकली साथ साथ आगे आपको दिखा करके भी दिखाया जाएगा कि कैसे इसके ऊपर रिसर्च की जाती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और आपने क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है आगे जाके। यू हैव मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग आर कमिंग अप इन दिस सेशन, और आगे आप लोग देखते जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग और बहुत सी मल्टीपल आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा। नॉट ओनली द एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको स्टडी करवाया जाएगा जो कि इसके अलावा भी बहुत से ज़्यादा इनकम पोटेंशियल को आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये था आज का सेशन। आज के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अगेन आप मार्क डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके Q&A सेशन के अंदर आपसे बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा और उसको आपको सॉल्व आउट भी किया जाएगा। आई होप कि आपका इसमें कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो आप उसको नोट डाउन कर लें, वो भी आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर योर टुडेज़ लेक्चर, और इसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपका लेक्चर आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे कह सकते हैं इन्फॉर्म किस्म का रहा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इसको अगले हम सेशन के अंदर आपको मिलते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।